हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एसएससी एमटीएस के 4 फरवरी 2026 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन थे और सबका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे शिफ्ट के क्वेश्चन मैं ले आऊँगा जल्द से जल्द जैसे ही मेरे पास आ जाता है, और उसके बाद आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन के साथ ही दे दूंगा, ताकि वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था भारतीय स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन से रिलेटेड, तो थर्ड शिफ्ट में आया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड। तो मतलब क्वेश्चन का थीम सेम ही होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज रजिया सुल्तान रिमूव फ्रॉम द थ्रोन। रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी 1240 AD इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है वो पहली और इकलौती फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। इनके बाद और कोई फीमेल रूलर नहीं हुई दिल्ली सल्तनत की। इनका रेन चला था नवंबर 1236 से लेके अप्रैल 1240 तक, मतलब लगभग 4 साल तक राज किया था इन्होंने। रज़िया सुल्तान को 1240 AD में थ्रोन से हटा दिया गया था, जब ये अल्तुनिया के साथ मिलकर के विद्रोह करने का सोची थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वमन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉमिटिंग? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है शरीर का, जैसे कि वॉमिटिंग या सांस लेना या हार्ट रेट हो गया, या कुछ खाते हैं तो स्वेलो करते हैं वो हो गया, तो वो मेडुला ऑब्लोंगाटा ही रेगुलेट करता है। ठीक है, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इसी के पास लोकेटेड है, मेडुला में ही। और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन के पास लोकेटेड है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन, लोमश ऋषि और बराबर की गुफाएं भारत में किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द लोमश ऋषि एंड बराबर केव्स लोकेटेड? तो ये बिहार में है लोकेटेड, बिहार के जहानाबाद में ये लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं बराबर केव। देखिए, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नियर गया में लोकेटेड है। रॉकेट केव है, बराबर और नागार्जुनी हिल्स बोलते हैं इसे। ठीक है, अब किस एरा में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था? तो मौर्यन पीरियड में 322 से लेके 185 BCE में एम्परर अशोक और उनका जो पोता था दशरथ, उन्होंने आजीविका सेक्ट के लिए ये बराबर और नागार्जुनी केव बनवाया था। ठीक है, आजीविका सेक्ट के लिए। आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? तो पखुड़ा कच्छायान, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, पखुड़ा कच्छायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा था। अब देखते हैं, तो फाउंडेशन 1930 में रखा गया था। ये एम्पावर करता डिप्रेस्ड क्लासेस को, उनके एजुकेशन प्रमोट करता और उनके पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को सेफगार्ड करता। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो हैं वो सत्य शोधक समाज का फाउंडेशन रखते हैं, और महात्मा गांधी जो है हरिजन सेवक संघ 1932 में बनाते हैं, आफ्टर द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन करने के बाद हरिजन सेवक संघ बनाते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एस्टैब्लिश्ड? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल भेजा गया था। इसका नाम था जारिया। ठीक है, 20 नवंबर 1998 को। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड, कि ये दुनिया का सबसे महंगा मैनमेड ऑब्जेक्ट है। लगभग 100 बिलियन के लागत पे बनाया गया है। 100 बिलियन, इतना महंगा आज तक कुछ नहीं बनाया है ह्यूमंस ने। ठीक है, नेक्स्ट इसका कुछ और ये देख लेते हैं। तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट था 5 स्पेस एजेंसीज का, नासा, रॉसकॉमोस जो रशिया का है, जाक्सा जो जापान का है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CSA।
ध्यान रखना है इसरो इसमें नहीं था पार्ट, ठीक है। और लगभग 1998 में इसको स्टार्ट किया गया और 2000 तक इसे ऑपरेशनल बना दिया गया। लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है और लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के भूमध्य रेखा से आपेक्ष कितने डिग्री पर झुका हुआ है? एट व्हाट डिग्री इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंक्लाइन रिलेटिव टू द अर्थ इक्वेटर? तो ये 51.6 डिग्री के ये पे झुका हुआ है, इंक्लाइंड है इक्वेटर के। तो देख रहे हैं दो दो क्वेश्चन सेम टॉपिक से, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 51.6 डिग्री इक्वेटर से रिलेटिव झुका हुआ है, ठीक है। एक लैटिट्यूड्स में, मैक्सिमम लैटिट्यूड्स में ध्यान रखना है, लैटिट्यूड्स में झुका हुआ है 51.6 डिग्री नॉर्थ एंड 51.6 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर के को शामिल नहीं किया गया था? इन विच सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया वाज जम्मू एंड कश्मीर नॉट इंक्लूडेड? तो कौन से सेंसस में इंक्लूड नहीं किया गया था? तो 1991 में के सेंसस में जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। फर्स्ट सेंसस जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1951 में हुआ था। यहाँ पे जम्मू और कश्मीर एक्सक्लूडेड था 1951 में, ठीक है। और उसके बाद 1991 में भी जम्मू और कश्मीर को नहीं लिया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ मिलिटेंसी उग्रवाद एक्टिविटीज़ हो रहा था, ठीक है। और 1981 में आसाम में भी सेंसस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ इलीगल इमिग्रेशन और आसाम अकॉर्ड जो साइन हुआ था, जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का सेक्शन 6 है, उसके वजह से, ठीक है। तो इलीगल इमिग्रेशन के वजह से 1981 का आसाम का सेंसस भी नहीं हुआ था, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी और छठवीं शताब्दी के दौरान भारत के किस साम्राज्य का उदय हुआ, प्रभुत्व रहा? Which empire rose the power and dominated India between 4th and 6th centuries? तो ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर राइज किया था 4th से लेके 6th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं चौथी और छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य आया था। गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का स्थापना 3री शताब्दी के अंत में हुई थी, श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। याद रखना है, श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक राज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मितावली में स्थित एकत्रासो या एकत्रसो महादेव मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज एकत्रासो और एकत्रासो महादेव टेम्पल लोकेटेड इन मितावली मध्य प्रदेश नोन फॉर? तो ये 64 योगिनी मंदिर है, तांत्रिक संप्रदाय से माना जाता है। 64 योगिनियाँ मतलब 64 देवियाँ, और ये जो है मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, और इसे एकत्रासो महादेव टेम्पल भी बोला जाता है। जो हम लोग का पुराना पार्लियामेंट डिज़ाइन था वो इसी टेम्पल के बेसिस पे था, इसी टेम्पल के डिज़ाइन पे था। तो जो एडविन ल्यूटेंस है वो एकत्रासो महादेव टेम्पल या 64 योगिनी टेम्पल के ही डिज़ाइन पे हमारा ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिज़ाइन किए थे। यहाँ पे 64 योगिनियाँ होती है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा श्राइन रहता है, और यहाँ पे सेंटर में महादेव का मंदिर होता है, ठीक है। इसे कौन बनाया था? तो कछपगटा डायनेस्टी बनाया था, और किंग देवपाल ऑफ कछपटा डायनेस्टी 1055 to 1075 CE में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती है और तैरते हुए द्वीपी के लिए प्रसिद्ध है? विच लेक हिमाचल प्रदेश is considered sacred by Hindu, Buddhist and Sikh alike is famous as floating island?
तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। रिवाल्सर लेक जो है इसे पवित्र माना जाता है तीनों धर्म में, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख धर्म में। हाँ, ये रेणुका लेक जो है ये सबसे छोटा वेटलैंड है इंडिया का, जो कि रामसर वेटलैंड है। ठीक है, ये भी याद रखना है। सॉरी। इसका लोकेशन देख लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है, मंडी ज़िले में है। मंडी की जो एमपी हैं वो आप सभी जानते हैं, कंगना रनौत जी हैं। 1360 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, स्पेशल फीचर है ये फ्लोटिंग आइलैंड जैसा, तैरता हुआ द्वीप जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख का प्रसिद्ध युरु कबग्यात उत्सव प्रमुख रूप से किस बौद्ध मठ मोनेस्ट्री में मनाया जाता है? तो फेमस युरु कबग्यात फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लमयुरु मोनेस्ट्री में मनाया जाता है युरु कबग्यात फेस्टिवल। ठीक है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। 2 दिन का एनुअल इवेंट होता है ये, और लमयुरु मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। यहाँ जो लामाज हैं, जो बुद्धिस्ट मंक है, वो सब मनाते हैं, और यहाँ पे छाम डांस भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सेक्रेड मास्क डांस है जो कि बुराई पे अच्छाई की जीत को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अच्छाई का बुराई पे जीत को रिप्रेजेंट करता है। मैं उल्टा बोल रहा था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र का राज्य में नवरात्रि उत्सव को मुख्य रूप से नवरत के नाम से जाना जाता है? इन विच रीजन ऑफ द स्टेट इज द नवरात्रि फेस्टिवल प्राइमरी नोन बाय द नेम नवरत? तो ये बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे नवरत नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो रीजनल नेम है ये, बुंदेलखंड और यूपी में बोला जाता है नवरात्रि को नवरत। ठीक है, रूरल एरियाज में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संरचनात्मक समाज्य नीति स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी किस पंचवर्षीय योजना में शुरू होने से ठीक पहले लागू की गई थी? द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 8 फाइनेंशियल ईयर के जस्ट पहले लागू हुई थी। ठीक है, 1991 में लगभग। ठीक है, 1991 में, ये देखिए 1991 में। इससे क्या हुआ था, तो जो क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम हुआ था, वो ठीक किया गया था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो 1991-92 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण विकेंद्रीकरण, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ टोटल डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग टू ग्रास रूट लेवल, शक्तियों और निर्णय लेने का क्षमता का निचले स्तरों पर वितरण। तो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत इलेक्शन करके बना करके टोटल डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ है देखते हैं, तो जो अमेंडमेंट है हमारा वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जो वार्ड इलेक्शंस होते हैं वार्ड पार्षद के लिए, उसके लिए। ठीक है, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है लोगों को ग्रास रूट लेवल पे अथॉरिटी देना, ताकि वो खुद का डेवलपमेंट और लोकल इश्यूज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रेडियो प्रसारण, रेडियो ट्रांसमिशन वायुमंडल के किस परत के संभाव होते हैं? इन विच लेयर एटमॉस्फेयर इज रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल? तो ये हमारा ऑप्शन सी, आयोनोस्फेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें भी अलग अलग लेयर होता है, जैसे एफ लेयर, डी लेयर, ई लेयर। तो इसमें रेडियो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। ये आप कुछ ये देख सकते हैं। तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाया जाता है। सीज़न और वेदर जो है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में पाया जाता है। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो जिससे 5 प्राइमरी लेयर है एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर जो कि सबसे सटा हुआ, सबसे नज़दीक है लेयर है अर्थ क्रस्ट के, और यहाँ पे डेंसेस्ट लेयर है। जितने भी मैक्सिमम गैसेस और एयर प्रेजेंट होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही। यहीं पे वेदर ऑकर होता है, क्लाउड फॉर्मेशन भी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, और यहीं पे प्लेन और जेट जो है फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है। ये हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है ओजोन लेयर। ठीक है। मीजोस्फेयर जो है वो कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, और यहीं पे मीटियोर जो है जब इंटर करता है बाहर से, तो यहीं पे मीटियोर्स में आग भी लग जाता है। ठीक है। थर्मोस्फेयर में हाई एनर्जी एक्सरे और यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे। ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये थर्मोस्फेयर में ही लोकेटेड है, लगभग 400 से 450 लो अर्थ ऑर्बिट में। एक्सोस्फेयर जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये एक्सट्रीमली थिन लेयर है। यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये एस्केप कर जाते हैं। ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा खांसी है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए वीडियो पॉज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय सरोजनी नायडू इन 1905? तो ये था द गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब का नाम। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो इंडियन वाइब्रेंसी, इंडियन लैंग्वेजेस का डेप्थ बताता है। ये लिरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, कल्चरल ट्रेडिशन और लव थीम पे बेस्ड है। ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1905 में, और लगभग 63 पोएम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द फेमस रूद इंडस्ट्रियल एरिया प्लांट लोकेटेड? प्रसिद्ध रूद औद्योगिक क्षेत्र प्लांट किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माना जाता है यहाँ पे वर्ल्ड का बहुत सारा एंथ्रेसाइट कोल, जिसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है, वो प्रेजेंट है। इसीलिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ बहुत सारा। छोटा नागपुर प्लेटू जो है उसे इंडिया का रूर कहा जाता है। ठीक है। और ये रूर और राइन रिवर के पास लोकेटेड है। राइन रिवर से यहाँ प्लांट्स में काफ़ी पानी मिलता है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट है, और बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है। ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जर्मनी के, यूरोप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? द एनविजन मिशन अनाउंस्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी विल बी लॉन्च्ड टू स्टडी विच प्लैनेट? तो ये वीनस के लिए। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, देख लेते हैं ये। तो लगभग ये जो ऑर्बिटर है इसका, वो लॉन्च होने वाला है 2030 में और 2031 तक। और ये जो है अपर एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस को स्टडी करेगा, उसका क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी नोटिस करेगा। ठीक है। ESA ने ये मिशन लॉन्च किया है विद कोलैबोरेशन विद नासा, और एरियन 6 रॉकेट से लॉन्च होगा ये एनविजन मिशन। ठीक है। और ये वीनस का जो है वो वोल्केनिक हॉटस्पॉट को भी और रॉक स्ट्रक्चर को भी ये करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय इतिहास और ग्रंथों के संदर्भ में हिरण्य गर्भ का क्या अर्थ है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड स्क्रिप्चर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिरण्य गर्भ? तो ये जो है ऑप्शन बी, सोने का अंडा या ब्रह्मांडीय गर्भ, गोल्डन एग और कॉस्मिक वूम्ब कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिरण्यगर्भ जो है ना, वो माना जाता था कि जो राजा महाराजा क्षत्रिय पैदा नहीं लेते थे तो वो ब्राह्मण से बोल करके ये यज्ञ करवाते थे हिरण्यगर्भ, जिसमें माना जाता था कि ये यज्ञ होने के बाद वो राजा का एक रिचुअल से रिबर्थ हुआ है और वो राजा अब क्षत्रिय कुल का बन जाता है। ठीक है, यहाँ नॉन क्षत्रिय रूलर को क्षत्रिय रूलर में ये कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ठुमरी इज करेक्ट? तो हमारा ठुमरी एक सुंदर और कलात्मक प्रदर्शन है जिससे कलाकार और कौशल की आवश्यकता होती है। ठुमरी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रिक्वायर्ड आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, यही हमारा राइट आंसर है। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। ठुमरी इज़ रिलेटेड ओनली टू कर्नाटिक म्यूजिक, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठुमरी में केवल तीव्र लय का प्रयोग किया जाता है, नहीं, गलत हो जाएगा। ठुमरी हैज़ नो कनेक्शन विद कथक डांस, नहीं, बिल्कुल कनेक्शन है, काफ़ी डीप कनेक्शन है ठुमरी का कथक डांस से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं कुछ तो इसमें भाववतन अभिनय प्रदर्शित किया जाता है। ठुमरी का कथक नृत्य से गहरा संबंध है और गिरिजा देवी जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट है ठुमरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिमाचल प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज फेस्टिवल ऑफ बैसाखी बिसोआ प्राइमरली सेलिब्रेटेड विथ होली डिप? हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर मुख्य रूप से बैसाखी बिसोआ का त्यौहार परिवर्तित स्थान के साथ मनाया जाता है? तो ये जो ब्यास नदी पे मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ईयर और हार्वेस्ट सेलिब्रेशन में ये मनाया जाता है। ब्यास नदी में एक होली डिप लगाया जाता है बैसाखी और बिसुआ के पर्व पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, वह व्यक्ति जो सुंदर हस्तलेखन लिखावट की कला में कुशल हो उसे कैलीग्राफर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैलीग्राफर से याद आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफी है वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जी ने किया था, तो ये क्वेश्चन आने का काफ़ी चांसेस है क्योंकि कैलीग्राफर पूछा गया है। अब बाकी देख लेते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? तो जो डिक्शनरी कंपाइल करता है और वर्ड का जो मीनिंग निकालता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। कैलीग्राफर हमने देख लिया, जो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग रहता है जिसके पास। सी में कार्टोग्राफर मतलब वो पर्सन जो मैप्स बनाता है, ठीक है, वो कार्टोग्राफर कहलाता है। और कोरियोग्राफर जो है वो डांस मूवमेंट मतलब फिल्म में जो डांस मूवमेंट होता है वो बताता है कि कैसे करना है। ठीक है, डांस डायरेक्ट डांस मूवमेंट। क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, निम्नलिखित विवरणों के लिए सही शब्द चुनें। अ पर्सन विथ अनयूजुअल और स्ट्रेंज बिहेवियर और हैबिट, वह व्यक्ति जिसका व्यवहार या आदतें असामान्य, अजीब या सनकी होती हैं, तो वो हो जाता है ऑप्शन बी एसेंट्रिक। ठीक है, विलक्षण, सनकी। तो बाकी वर्ड्स का भी मतलब देख लेते हैं। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या है? जो सेल्फलेसली वर्क करता है, दूसरों का मदद करता है, खुद के बारे में नहीं सोचता। एसेंट्रिक का देख लिए, जो अनयूजुअल और स्ट्रेंज वे में बिहेव करता है। इगोइस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ खुद के सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान देता है, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं होता है, दूसरे भाड़ में जाए तो जाए। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? तो हर तरह से पॉजिटिव सोचने वाला, पॉजिटिव आउटकम का कामना रखने वाला, उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं या आशावादी कहते हैं। ठीक है,
बेनेवोलेंट का सिनोनिम क्या है? तो सिमिलर वर्ड्स देख लीजिए, काइंड, काइंडली, काइंड हार्टेड, वार्म हार्टेड, टेंडर हार्टेड, बिग हार्टेड। मतलब एक तरह से ये काइंड मतलब लोगों के तरफ काइंड, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना। थॉटफुलनेस बोल सकते हैं, वेल मीनिंग, वेल बिहेव्ड हो सकता है बेनेवोलेंट का मतलब। ये ओपन हैंडेड हो सकता है, दूसरों का हेल्प करने वाला, लिबरल, लैविश। और ऑपोजिट क्या होता है? तो अनकाइंड और टाइट हार्टेड, टाइट फिस्टेड। टाइट फिस्टेड मतलब आप उसे हिला नहीं सकते हैं, चाहे कैसा भी सिचुएशन आए उसका दिल नहीं पिघलता हो, दिल नहीं पसीजता हो, यही बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस लेक्चर आने वाले हैं, जितने भी शिफ्ट हो रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आप ज़रूर निकालेंगे।